डियर स्टूडेंट, जो पिछली वीडियो आपने मेरी देखी, जो टॉपिक हमने शुरू किया था एजुकेशन साइकोलॉजी, उसका आगे से जो पार्ट है वो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे एजुकेशन, हमने पढ़ा, फिर हमने साइकोलॉजी को पढ़ा संक्षिप्त रूप से। उसके बाद में अब देखिए साइकोलॉजी का जो कार्य क्षेत्र है, यानी साइकोलॉजी कहाँ कहाँ अध्ययन करती है, यानी मनोविज्ञान कहाँ कहाँ स्टडी करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि बताइए मनोविज्ञान कहाँ कहाँ अध्ययन क्षेत्र करता है, या मनोविज्ञान कहाँ कहाँ अध्ययन इनमें से कौन सा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र नहीं है। तो ये जब एक दो बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। और ये बीएड के अंदर भी आपका फर्स्ट पेपर का एक पार्ट है जिसमें से प्रश्न बन सकता है। देखिए मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, सबसे पहले देखिए सामान्य मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, ये असामान्य मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, मानव मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, पशु मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, बाल मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, किशोर मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, प्रौढ़ मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, औद्योगिक मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, समाज मनोविज्ञान पर स्टडी करता है, मनोमितिकी मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, नैदानिक मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, परामर्श मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, दैहिक मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, सैन्य मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, विकासात्मक मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, और शिक्षा मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है, और अत्यंद्रिय मनोविज्ञान पर अध्ययन करता है। यानी यहाँ मनोविज्ञान क्या करता है, अध्ययन करता है स्टूडेंट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीएड का फर्स्ट पेपर जो है फर्स्ट ईयर का, द चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का एक टॉपिक है ये। और अपने आने वाले जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें से प्रश्न बनता है कि बताइए इनमें से कौन सा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, या इनमें से कौन सा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र नहीं है। तो ये एक दो बार आप देखेंगे तो आपका ये कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारा टॉपिक शुरू होता है जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, शिक्षा मनोविज्ञान। इससे पहले हमने एजुकेशन को पढ़ लिया और मनोविज्ञान को पढ़ लिया। अब हमारा शुरू होता है शिक्षा मनोविज्ञान। जिस प्रकार स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति फिलोसफी से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सब्जेक्ट से हुई है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है स्टूडेंट। उत्पत्ति 19वीं सेंचुरी या 1900 मानी जाती है। जो उत्पत्ति है वो 19वीं शताब्दी या 1900 मानी जाती है। ये प्रश्न पंजाब टेट के एग्जाम में एक बार उठा था कि बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी में हुई है, तो 19वीं शताब्दी उसका उत्तर सही था, ऑप्शन में था वो। अब देखिए एक स्वतंत्र विषय शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन अमेरिका में किया गया, यानी कि अमेरिका देश के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया। और इसी कारण अमेरिका को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या प्रतिपादक देश माना जाता है स्टूडेंट। प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादक देश कौन सा है, तो स्टूडेंट अमेरिका करना है आपको। आगे देखिएगा मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करने का जो श्रेय है वो किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिया। तो ये 6 मनोवैज्ञानिक है स्टूडेंट, प्लीज़ गलती मत करना, समझ लेना, कॉन्शियस होकर। बहुत शानदार तरीके से बता रखा है। इन 6 के अलावा नाम आते हैं तो वो गलत है, ये सही है। थॉर्नडाइक, जड, ट्रमन, स्टेनले हॉल, पेस्टालोजी, फ्रोबेल, यानी ये 6 मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग किया। थॉर्नडाइक का नाम पहले क्यों आया, क्योंकि ये एक्टिव है, सक्रिय है। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का कार्य जो है इसने बिल्कुल सक्रियता से काम किया और इसका नाम पहले आया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी 6 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग किया था, इन 6 मनोवैज्ञानिकों को हम संक्षेप में पढ़ेंगे। बाकी ये जितने भी मनोवैज्ञानिक है ये प्रत्येक टॉपिक में हमारे आगे आगे आएंगे और अपना मत, अपना विचार, अपने सिद्धांत ये देते रहेंगे। साइकोलॉजी लगभग इनके ऊपर निर्भर है, लेकिन हम संक्षिप्त रूप से हम एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या क्या किया। थॉर्नडाइक देखिए स्टूडेंट शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जिस प्रकार मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक कौन है, तो प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम स्टूडेंट शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक का नाम, शिक्षा मनोविज्ञान जो बुक है उस पुस्तक का जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है स्टूडेंट।
और थॉर्नडाइक को थ्रोन शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है, और ये पशु मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। और एक बात और सुनिएगा ध्यान से, साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण अगर वैज्ञानिक की बात करें, महत्वपूर्ण अगर मनोवैज्ञानिक की बात करें तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। और थॉर्नडाइक को थॉर्नडाइक ने अधिगम टॉपिक के अंदर जो अपना बीएड का जो लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में इसने असार थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी दिया था स्टूडेंट, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, जड वटरमन कौन है? जड वटरमन ने क्या किया? देखिए, बुद्धि का जो टॉपिक, इंटेलिजेंस का जो टॉपिक अपना शुरू होगा, उस टॉपिक में आपको अच्छी तरह बताया जाएगा, लेकिन संक्षिप्त रूप से आप देखें, बुद्धि लब्धि यानी IQ पर लिखने का जो कार्य किया वो जड वटरमन ने किया। टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया स्टूडेंट, टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न अगर आता है कि बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया था, तो बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट देने वाला अल्फ्रेड बिने था स्टूडेंट। और टर्मन ने उचित सारणी का निर्माण भी किया, यानी कि बुद्धि के अंदर IQ लेवल चेक करने के लिए एक सारणी है स्टूडेंट। बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने, रोस ने, हरलॉक ने, कोलशेनिक ने, टर्मन ने बहुत सारी अलग अलग सारणियाँ दी, लेकिन सबसे उचित सारणी साइकोलॉजी ने टर्मन की सारणी को माना। और टर्मन की सारणी काफ़ी लोकप्रिय है, जो मैं आपको बुद्धि का जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको कराऊंगा। और अगर ये सारणी अपने को याद हो जाती है तो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जब हमारा टेट होता है किसी भी स्टेट का, उसमें एक प्रश्न जरूर उठता है, वो टर्मन का ही प्रश्न उठता है। वो तो बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। अगर देखिए, थोड़ा सा नेट की स्पीड कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा नोट्स के जरिए आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें, लेकिन जब भी हमारे महाविद्यालय खुल जाएंगे, लॉकडाउन हट जाता है, तो मैं बोर्ड के ऊपर मौखिक रूप से आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। वहाँ नेट की स्पीड भी अच्छी होगी और कोई समस्या नहीं आएगी। अब वीडियो भी छोटी बनानी पड़ती है ताकि भेज पाऊँ। आगे देखिए स्टूडेंट, 1916 में टर्मन ने बुद्धि के क्षेत्र में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का प्रतिपादन किया था। दोबारा फिर सुनिएगा, देखिए ये क्या आया 1916 में। टर्मन एक मनोवैज्ञानिक है, बुद्धि के क्षेत्र में स्टैनफोर्ड बिने क्या है, देखिए ध्यान से सुने। जो स्टैन जो है ना, ये विश्वविद्यालय का नाम है स्टूडेंट। और इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट अल्फ्रेड बिने के परीक्षण का प्रतिपादन किया था स्टूडेंट इसने, यानी कि स्टर्न ने क्या किया था, स्टर्न ने सूत्र दिया था और इस सूत्र का संशोधन टर्मन ने किया था। और अल्फ्रेड बिने का एक परीक्षण था, जो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के क्षेत्र में एक परीक्षण किया था, जो 1905 में, बिल्कुल बुद्धि टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, थोड़ा सा मैं मौखिक रूप से बता दूं आपको कि 1905 में पहला किया था अल्फ्रेड बिने ने। उसके साथ साइमन था, और साइमन और अल्फ्रेड बिने ने फिर 1908 में संशोधन किया अपने परीक्षण में। उसके बाद में स्टूडेंट उन्होंने 1911 में संशोधन किया। उसके बाद में 1916 में टर्मन आता है, और टर्मन एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, उस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर था टर्मन, और वहाँ इसने क्या किया, इस परीक्षण का प्रतिपादन का मतलब इस परीक्षण का संशोधन किया 1916 में। तो ये क्लियर बुद्धि टॉपिक जो होगा उसमें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, स्टैनले हॉल कौन है? स्टैनले हॉल, देखिए स्टैनले हॉल जो है वो एक अमेरिका का ही मनोवैज्ञानिक है। इनको किशोर मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एडोलसेंस है। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, एडोलसेंस है। इस पुस्तक में विवरण जो है वो किशोर अवस्था, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। देखिए ये बात क्या है, ये एक परिभाषा है स्टूडेंट, किशोर अवस्था, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। ये परिभाषा किसने दी थी? स्टैनले हॉल ने दी थी। लेकिन एक परिभाषा स्टैनले हॉल ने ये भी दी थी, किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था जो इसने एक परिभाषा दी थी, यानी पहली परिभाषा इसकी ये थी कि किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। और दूसरी जो इसने की जो परिभाषा थी, इसी बुक में इसका विवरण है, एनालाइज है, एक्सप्लेनिंग है कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो एकदम होते हैं, अचानक होते हैं। ये दोनों परिभाषा इसी बुक में है, एडोलसेंस में। और ये एक बार 2014 के अंदर नेट एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट पेपर में आया था ये प्रश्न कि बताइए किशोर अवस्था, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये परिभाषा कौन सी बुक में है? तो बुक पूछे तो एडोलसेंस में है स्टूडेंट।
आगे देखिए स्टूडेंट, स्टैनली हॉल के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया। इसे सफल बनाने के लिए 2 संस्थाएं स्थापित की। यानी स्टैनली हॉल के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया। इसे सफल बनाने के लिए इसने 2 संस्थाएं स्थापित की। और अगर प्रश्न बनता है कि बाल अध्ययन का जनक कौन है, तो स्टूडेंट स्टैनली हॉल है। बाल अध्ययन का जनक कौन है, तो स्टैनली हॉल है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, 2 संस्थाओं का नाम क्या है। एक का नाम है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरा नाम है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन संस्थाओं में बालकों की अभिरुचि, ध्यान से देखिएगा, इन संस्थाओं में बालकों की अभिरुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। स्टैनली हॉल ने इस परीक्षण में प्रश्नावली विधि का काम में लिया। देखिए पिछली वीडियो में मैंने एक बार चर्चा की थी कि वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि को बनाया था, लेकिन स्टैनली हॉल ने इस प्रश्नावली विधि को इस संस्थाओं में बालकों का अध्ययन करने के लिए, बालकों की अभिरुचि चेक करने के लिए, बालकों की अभिक्षमता चेक करने के लिए, बालकों का अभिवृत्ति यानी कि अभिरुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति को मापन किया यानी इनको चेक करने के लिए इस प्रश्नावली विधि को काम में लिया। यानी प्रश्नावली विधि को काम में कैसे कि इसमें प्रश्न तैयार किए गए बालकों की अभिरुचि के आधार पर, बालकों की एप्टीट्यूड के आधार पर, बालकों की एटीट्यूड के आधार पर प्रश्न बनाए और उन प्रश्नों को स्टूडेंट बालकों से करवाए गए और इसके आधार पर बालकों का अभिरुचि का पता चला, अभिक्षमता का पता चला, अभिवृत्ति का पता चला। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसने पेडागोगी सेमिनार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। देखिए हमने संक्षिप्त रूप से स्टैनली हॉल के बारे में पढ़ा। अब देखिए पेस्टालॉजी कौन है। पेस्टालॉजी को बाल विकास का प्रतिपादक माना जाता है। देखिए मैंने इससे पहले ये बताया था कि स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का जनक माना जाता है और पेस्टालॉजी को बाल विकास का प्रतिपादक माना जाता है। विश्व में सबसे पहले 1776 में अपने बेटे एल्बर्ट पर बाल विकास का अध्ययन किया, जिसके लिए बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया। देखिए विश्व में पहली बार अपने बेटे एल्बर्ट पर बाल विकास का अध्ययन किया, जिसके लिए बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया। बहुत बार प्रश्न उठता है कि बताइए पेस्टालॉजी ने जब अपने बेटे पर अध्ययन किया था बाल विकास पर, तो उसने कौन सी विधि को काम में लिया, तो बेबी बायोग्राफी विधि को इसने काम में लिया था। उसके बाद में देखिए पेस्टालॉजी ने 3H और 4H की अवधारणा का प्रतिपादन किया। 3H मीन्स 3H है ये, H मीन्स हेड, H मीन्स हार्ट, H मीन्स हैंड, 4H का मतलब हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ। यानी कि प्रश्न ये अगर आए कि बताइए 3H और 4H को लाने वाला कौन था, तो पेस्टालॉजी सही होगा। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत में 4H की अवधारणा को लाने वाला कौन था, तो स्टूडेंट उत्तर होगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने 4H की अवधारणा को भारत में लेके आया था और अपनी बेसिक शिक्षा नीति जो है, बुनियादी जो शिक्षा नीति है, ठीक है, उस शिक्षा के अंदर, उस शिक्षा पद्धति में इसको लागू किया था। पेस्टालॉजी को क्षेत्रीय विधि का प्रतिपादक भी माना जाता है। पेस्टालॉजी को क्षेत्रीय विधि का प्रतिपादक भी माना जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, फ्रोबेल कौन है। फ्रोबेल कौन है? फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। देखिए किंडरगार्टन जो है इस विधि का प्रतिपादन किया था। छोटे बच्चों के लिए ये विधि क्या है स्टूडेंट? उपयोगी विधि मानी जाती है। पूछा जाए तो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है, जिसे खेल विधि के साथ स्टूडेंट, खेल विधि के साथ क्या है, जोड़ दिया जाता है। अब देखो खेल विधि है वो कोल्डवेक-कुक की है। खेल विधि है वो मैं आगे कराऊंगा एक टॉपिक में, इंडिविजुअल डिफरेंस एक टॉपिक है उसमें आएगा। खेल विधि जो है वो कोल्डवेक-कुक की है, लेकिन खेल विधि के साथ में इस किंडरगार्टन विधि को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए फ्रोबेल ने एक परिभाषा दी थी कि बालक एक क्या है स्टूडेंट है, पौधा है। फ्रोबेल ने कहा कि बालक एक पौधा है, अध्यापक एक माली है और विद्यालय एक क्या है स्टूडेंट है, बगीचा है। यानी फ्रोबेल ने कहा कि बालक एक पौधा है, अध्यापक एक माली है, विद्यालय एक क्या है, बगीचा है। यानी कि एक संस्था में एक बालक एक पौधे के रूप में है, अध्यापक यानी उसकी केयर करता है माली है और विद्यालय एक क्या है, बगीचा है। तो देखिए ये चीज़ मैंने लिख भी रखी है। खेल विधि का प्रतिपादक जो है वो स्टूडेंट कौन है, कोल्डवेक-कुक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लाने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लाने वाला रूसो है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लाने वाला रूसो है, बहुत नाम है, नेट में काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, नेट एग्जाम के अंदर जो बहुत बड़ा एग्जाम होता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एमिल या इमाइल है। एमिल कहूँ मैं स्टूडेंट, एमिल या इमाइल है, एक ही नाम है दोनों,
लेकिन किताबों के अंदर अलग अलग लिखे जाने की वजह से ये प्रश्न उठते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एमिल या इमाइल है, जिनका अध्ययन अनिवार्य रूप से अध्यापक को करना चाहिए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एमिल और इमाइल है। पुस्तक में लिखा है कि बालक एक खुली किताब है, दोबारा देखिए, बालक एक खुली किताब है जिसका अध्ययन अनिवार्य रूप से अध्यापक को करना चाहिए। यानी कि क्या लिखा, पुस्तक में क्या लिखा इस बुक में कि बालक एक खुली किताब है, ओपन बुक है, जिसकी स्टडी अध्यापक को कंपल्सरी यानी अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आज वीडियो मेरा इतना ही। आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा समय नहीं ले रहा वीडियो में, कारण कि वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ नेट की स्पीड जो है वो कम है, मेरे पास में नेटवर्क कम रहता है। और जल्द ही हम महाविद्यालय खुल जाएंगे, उसके बाद हम आपको बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बिना देखे, यानी कि नोट्स की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, और लंबी वीडियो बनाकर आपका सिलेबस तो हमने लगभग वैसे भी क्लियर करवा चुका है। जो बच्चे हमारे पास रेगुलर आते हैं उनका सिलेबस हम करवा चुके हैं, लेकिन अगर आपका कहीं कारणवश बचा हुआ है कोई सिलेबस तो हम जरूर करवाएंगे आपको। ओके, धन्यवाद।